उसके बाद का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जनसंख्या से संबंधित समस्याएं, और फिर जनसंख्या वृद्धि से जो होने वाली समस्या है उसके क्या क्या समाधान होना चाहिए, सरकार किस तरीके से इसके समाधान कर रही है, और उसका संक्रमण, ठीक है ना, जनसंख्या का जो संक्रमण होगा उनकी अवस्थाएं होंगी, उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए इसमें 5-6 विशेषताएं हैं। सीधा प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं बताइए। तो जनसंख्या वृद्धि की विशेषताओं के आधार पर अगर हम बात करें तो 1960 का जो दशक था, 1960 का जो दशक था, ठीक है, 50 का जो दशक था, और 1750 यानी इन 100 सालों के अंदर अगर हम देखें तो एशिया और यूरोप में वृद्धि अधिक हुई, अफ्रीका में वृद्धि कम रही, उत्तरी अमेरिका में वृद्धि अल्प रही। पहली विशेषता है कि 1650 से 1750 के बीच का जो काल है उस काल में एशिया और यूरोप की जो क्षेत्र था उसकी जनसंख्या में वृद्धि अधिक हुई थी, अफ्रीका में वृद्धि कम रही और उत्तरी अमेरिका में वृद्धि हुई उससे, लेकिन अल्प स्थिति के अंतर्गत वृद्धि हुई, ठीक है ना। तो इसकी पहली विशेषता के रूप में मान सकते हैं। दूसरी विशेषता यह रहती है कि जो काल 1750 का, 1750 के काल से लेके और 1900 के काल तक, 1750 के काल से लेके 1900 के काल तक सभी महाद्वीपों में, सभी महाद्वीपों में वृद्धि देखने को मिली। सभी महाद्वीपों में देखने को वृद्धि मिली, लेकिन सबसे ज्यादा जो वृद्धि देखने को मिली वो एशिया और यूरोप, इन 2 महाद्वीपों में इस काल में भी सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली। जो इसकी विशेषताएं आई हैं, जो हमने प्रवृत्तियां पढ़ी थी, प्रागैतिहासिक काल से लेकर और आधुनिक काल तक का जो समय हमने जनसंख्या वृद्धि के स्वरूपों का विभाजन करके देखा, उस काल से लेकर और वर्तमान काल तक जो जो जनसंख्या का स्वरूप बढ़ता गया, जिस प्रकार से वृद्धि बढ़ती गई, उनको 5 विशेषताओं के आधार पर हमने समझने की कोशिश की है कि इस काल से लेकर इस काल तक और इस काल से लेकर इस काल तक जनसंख्या में क्या क्या वृद्धि हुई, किस किस महाद्वीप में कितने कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ठीक है ना। तो कुछ पहली हमारी जो विशेषता है वो इसके अंदर आती है। दूसरी विशेषता जो है कि तीसरी, इसमें जो तीसरी विशेषता आएगी हमारी वो आएगी 1900 के पश्चात का काल, 1900 ईस्वी के बाद का काल, यह मान सकते हैं कि 20वीं शताब्दी का काल, चाहे 1900 के बाद का काल, ठीक है ना, इसके पश्चात का काल या 20वीं शताब्दी का जो काल है उस काल को इसके अंतर्गत शामिल किया। 1900 के बाद और 20वीं शताब्दी का जो काल है इसमें मुख्य रूप से 3 तथ्य सामने आते हैं हमारे। उन तथ्यों के अंतर्गत ये है कि सबसे ज्यादा वृद्धि जो इसी काल के अंतर्गत देखी जाती है, उसके बाद में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो इस काल के अंतर्गत वृद्धि हुई वो कहां हुई, एशिया में और उत्तरी अमेरिका में, इसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। और इस काल के हिसाब से जाते हैं तो 1980 के करीब, यानी 80 वर्षों में, 80 वर्षों का जो काल था, इस काल में एशिया की जो थी, एशिया की जो वृद्धि थी वो दोगुनी हो गई। कितने हो गई? दोगुनी। 80 वर्षों में एशिया में जो वृद्धि थी वो कितनी होगी? दोगुनी होगी। और उत्तरी अमेरिका में
80 वर्षों के अंदर यानी इस काल के लगभग 1980 तक का काल जो था उसके अंदर अगर हम देखें तो 4 गुना वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? 4 गुना वृद्धि हुई। इस काल में क्या हुआ कि यूरोप जो था, यूरोप, इसमें जनसंख्या वृद्धि दर क्या होगी? कम होने लगी। यानी ये जो विशेषता है 1900 के बाद की जो विशेषता है, तो बाद के काल के अंदर, तो बाद के काल के अंदर 3 तथ्य सामने आते हैं। पहला तथ्य है कि एशिया में और उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। पिछले 80 वर्षों की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो एशिया में, ठीक है ना, और उत्तरी अमेरिका में, इन दोनों में वृद्धि हुई। तो एशिया में लगभग दुगुनी वृद्धि देखने को मिली है और उत्तरी अमेरिका में 4 गुनी वृद्धि देखने को मिली। लेकिन यूरोप में जनसंख्या वृद्धि दर कम होने लगी। इसके पीछे कारण यह रहा कि पीछे भी हमने पढ़ा था कि यूरोप की जनसंख्या जो है वो प्रवास करके नए क्षेत्रों की खोज में जाने लगी और नए क्षेत्रों में, जैसे यूरोप है, आपके अफ्रीका का क्षेत्र है, उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है, तो उत्तरी अमेरिका में अधिकतम जो जनसंख्या है वो काल की है, यूरोप काल की है। तो यहाँ की जनसंख्या जो थी वो यहाँ प्रवास कर गई, इसलिए यहाँ लगातार कितनी वृद्धि हुई? 4 गुना ज्यादा वृद्धि देखने को मिली। तो इस काल के अंदर चौथी जो तीसरी विशेषता हमारी आती है वो इसके अंतर्गत आती है अगर हम जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो सभी महाद्वीपों में जो जनसंख्या वृद्धि वो एक समान नहीं हुई। क्या नहीं हुई? एक समान। अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग प्रकार की जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली है। अगर हम जनसंख्या के बढ़ोतरी के काल को अगर लगभग पीछे 3 शताब्दियां जो थी या 300 साल जो थे, जो हमने पीछे देखा था 300 साल का काल था, उसमें पूरे विश्व में लगभग 7 गुना वृद्धि देखने को मिली। जो जनसंख्या थी उसके अंतर्गत लगभग 7 गुना वृद्धि देखने को मिली। पूरे विश्व के अंतर्गत अगर हम बात करें तो पिछली 3 शताब्दियों में 7 गुना वृद्धि देखने को मिली। कहां मिली? एशिया में और यूरोप में। ये 2 महाद्वीप ऐसे हैं जिन महाद्वीपों की जो जनसंख्या थी उसमें पिछले 300 सालों से 300 सालों से 7 गुना वृद्धि देखने को मिली। कितनी गुना देखने को मिली? 7 गुना वृद्धि देखने को मिली। कहां मिली? एशिया में। यानी एशिया और यूरोप 2 महाद्वीप ऐसे थे जहां पिछले 300 सालों में उस क्षेत्र की जनसंख्या की 7 गुना वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है ना। दूसरा ऐसी जानता है कि पुराने समय में भी जनसंख्या का निर्धारण करें, ठीक है ना, कि 300 साल की जो जनसंख्या थी, पुरानी जो जनसंख्या थी उसके अंतर्गत अगर हम बात करें और वर्तमान की बात करें तो उसमें देखेंगे कि प्राचीन काल की जो जनसंख्या थी उसमें भी 3/4 हिस्सा जनसंख्या जो थी वो एशिया और यूरोप में रहती थी। यानी पूरे विश्व की जो 300 सालों पुराने से क्षेत्र का काल था उससे, यानी प्रारंभिक काल में जितनी जनसंख्या महाद्वीप में थी, एशिया और यूरोप में थी, उस समय भी पूरे विश्व की 3/4 एशिया और यूरोप में जनसंख्या थी। और वर्तमान में देखें तो भी 3/4 जो जनसंख्या है पूरे विश्व की वो एशिया और यूरोप में देखने को मिलती है। एक बहुत बड़ी विशेषता के रूप में सामने आता है कि सभी महाद्वीपों में जो वृद्धि रही है वो एक समान नहीं हुई है। पिछले 300 सालों की अगर बात देखें तो एशिया और यूरोप 2 महाद्वीप ऐसे हैं जहां पूरे विश्व की लगभग 7 गुना वृद्धि जो है वो इन दोनों महाद्वीपों में देखने को मिली। उसके बाद पूरे विश्व में प्राचीन सभ्यता में अगर हम देखें कि जनसंख्या कितनी थी, तो जितनी जनसंख्या 300 सालों पहले थी, ठीक है ना, उस समय भी पूरे एशिया और यूरोप में पूरे विश्व की 3/4 जनसंख्या निवास करती थी। और वर्तमान की दृष्टि से अगर हम देखें तो भी एशिया और यूरोप में लगभग 3/4 लगभग 70 से 75% जनसंख्या जो है वो यहाँ पर क्या करती है? निवास करती है। तो ये जनसंख्या की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। लेकिन इसी काल में अगर हम बात करें, इसी काल के 300 सालों के अंदर हम बात करें
जनसंख्या वृद्धि के लिए अमेरिका का जो स्वरूप था, उस अमेरिका के स्वरूप के अंतर्गत भी जनसंख्या 3/4 एशिया में देखने को मिली। और अगर हम बात करें इसी काल में अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका की जो जनसंख्या वृद्धि थी, उस अमेरिका की जनसंख्या वृद्धि में पिछले 300 सालों में उत्तरी, यहाँ अमेरिका का मतलब अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है ना, अमेरिका का मतलब उत्तरी और दक्षिणी। यहाँ उत्तरी अमेरिका में पिछले 300 सालों के अगर बात करें तो 364 गुना वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? गुना वृद्धि हुई उत्तरी अमेरिका की। अगर अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो इन पिछले 300 सालों की अगर बात करें तो एशिया यूरोप में 7 गुना वृद्धि हुई, ठीक है ना। और जिस समय पूरे विश्व की जनसंख्या का मापन तो 300 सालों तक का पहले था, उस समय की जनसंख्या जो थी वो 3/4 एशिया यूरोप में निवास करती संपूर्ण विश्व की। और आज भी अगर हम देखें तो संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 3/4 हिस्सा जो है, 75% जो हिस्सा है वो एशिया यूरोप में निवास करता है। इन्हीं 300 सालों के काल में जनसंख्या में जो बढ़ोतरी हुई, अमेरिका में लगभग 364 गुना वृद्धि हुई उत्तरी अमेरिका में। इसके पीछे कारण था वो जनसंख्या बढ़ने की, और कुछ यहाँ यूरोप से जो लोग थे वो वहां पर प्रवास करते थे। तो मानते हैं कि 90 से लेकर और 95% जनसंख्या जो उत्तरी अमेरिका की है वो यूरोपीय महाद्वीप की, ठीक है ना। उसके बाद में अगर हम बात करें इसी काल में दक्षिणी अमेरिका की, तो दक्षिणी अमेरिका में लगभग 14 गुना वृद्धि देखने को मिली। कितनी? 14 गुना वृद्धि देखने को मिली। और अफ्रीका में जो है, अफ्रीका में इसी काल के अंदर 3 गुना वृद्धि हुई। कितनी गुना वृद्धि हुई? 3 गुना वृद्धि हुई। तो देखो हमारी जो पांचवी विशेषता, चौथी और पांचवी विशेषता आती है, उसमें क्या है कि सभी महाद्वीपों में जनसंख्या जो थी वो एक समान नहीं थी, ठीक है ना। दूसरा है कि पिछले 300 सालों में जो जनसंख्या के विकास का काल माना जाता है, अधिकतम जनसंख्या का विकास हुआ था 300 सालों में हुआ था। उस काल के अगर बात करें तो एशिया यूरोप में पूरे विश्व की लगभग 300 सालों में 7 गुना वृद्धि देखने को मिली है। वहीं दूसरे पार्ट में अगर बात करें तो इसी काल के अंतर्गत 300 साल से पहले भी जनसंख्या, पूरे विश्व की जनसंख्या का एशिया यूरोप में 3/4 भाग यानी 75% हिस्सा रहता था। और आज भी वर्तमान की जनसंख्या की बात करें तो भी एशिया यूरोप में कुल जनसंख्या का 3/4 हिस्सा इसके अंतर्गत निवास करता है। इसी काल के अंतर्गत अन्य महाद्वीपों की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में इन 300 सालों के अंतर्गत 364 गुना वृद्धि देखने को मिली। 364 गुना वृद्धि देखने को मिली है। और दक्षिण अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहां पूरे विश्व की इन 300 सालों में 14 गुना वृद्धि देखने को मिली। इन दोनों महाद्वीपों पर जो वृद्धि का स्वरूप आता है वो प्रवासीय जनसंख्या वृद्धि मानी जाती है। प्रवासी का मतलब यूरोप की जनसंख्या जो थी वो, वहां जनसंख्या बढ़ने से वो लोग अन्य चीजों की खोज करने के लिए इन महाद्वीपों में पलायन कर गए। तो ये उत्तरी अमेरिका में जो वृद्धि देखने को मिली है ये यूरोप की जनसंख्या का प्रवास माना जाता है। इसके अलावा अफ्रीका में इसी काल में, इन्हीं 300 सालों के काल में अफ्रीका में 3 गुना वृद्धि देखने को मिली है। तो ये जनसंख्या के विशेषताओं के अंतर्गत आता है। 5 या 6 विशेषताएं हैं। इनमें कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि जनसंख्या की विशेषताओं के बारे में बताइए। 2 विशेषताएं, 3 विशेषताएं, 4 विशेषताएं। तो ये 4-5 विशेषताएं थी, इनका हमने जिक्र किया। थोड़े से ध्यान देंगे, आप ध्यान से इसको पढ़ें। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्या। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं कि हम मानते हैं कि
कोई भी जो समस्या होती है उसके पीछे कई चीजें जानकर निर्भर करती है, कई चीजों पर वो निर्भर करती है कि क्या किसके लिए समस्या उत्पन्न हुई। सबसे मेन चीज मानी जाती है, हम जनसंख्या भूगोल में जो अध्ययन करते हैं वो जनसंख्या भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत अगर देखें तो इस पूरी धरती के ऊपर मानवीय समूह के लिए जो समस्याएं उत्पन्न हुई है, वे मानव जिनके लिए समस्याएं उत्पन्न की स्थिति मानता है कि ये समस्या ये समस्या ये समस्या ये समस्या, अब जीव जंतु बोल नहीं सकते लेकिन वो उस समस्या के अंतर्गत ग्रसित रहते हैं, तो ये मानते हैं कि मानव के अंतर्गत की बात करें तो मानव जिन चीजों को समस्या मानता है उस समस्या के पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य काम करता है, सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य काम करता है वो करता है जनसंख्या वृद्धि। क्या करता है? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अगर हम बात करें तो एक विद्वान हुए थे माल्थस, तो माल्थस ने क्या किया, एक सिद्धांत दिया कि जनसंख्या जो है उसका जो स्वरूप होता है वो गुणात्मक होता है और जो संसाधन होते हैं वो ज्यामितीय स्वरूप में होते हैं, ठीक है ना, यानी 1 2 3 4 5 के क्रम के अनुसार होते हैं। और जनसंख्या जो बढ़ती है वो बढ़ती है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 64, 64 से 28, इस तरीके से क्या है वो सारा स्वरूप बढ़ता है, ठीक है ना, एक गुणात्मक वृद्धि होती है। अब निश्चित रूप से उनके ऊपर संसाधनों पर क्या बढ़ता है? भार। जब संसाधनों में जनसंख्या बढ़ने का कारण भार बढ़ता है तो प्रत्येक व्यक्ति को उसका जो आहार या भोजन या उसके संसाधनों की उपलब्धता चाहिए थी उसमें कमी आने लगती है। जब कमी आने लगती है तो उस देश की सरकारें क्या करती है, उनको सही तरीके से सुचारू करने के लिए इस प्रकार की कई योजनाएं चलाती है जिसके कारण संसाधन का उत्पादन कम हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन मांग ज्यादा हो रही है। तो आर्थिक भूगोल में होती है कि जहां मांग ज्यादा होती है और वस्तुएं कम होती है तो निश्चित रूप से वहां मूल्य में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, यानी कि महंगाई बढ़नी शुरू हो जाती है। ये स्वाभाविक है। तो ये मान के चलते हैं जैसे जल की समस्या है तो जल की समस्या क्यों आई? लोग बढ़ने लगे, जल तो नहीं था, लोग बढ़ने लगे। भूमि की समस्या है, भूमि तो उतनी थी लेकिन लोग बढ़ने लगे, ठीक है ना भाई। जो चीजें आई उसके पीछे जो कारण आता है वो क्या आता है? जनसंख्या वृद्धि है। तो सभी समस्याओं की जो जड़ है वो क्या है? जनसंख्या वृद्धि। इस पे अगर हम कंट्रोल करेंगे, इस पे हम अगर कंट्रोल करेंगे तो निश्चित रूप से जो भी संसाधन है उसकी सबकी उपलब्धता व्यक्तित्व को एक अनुमान के लिए अगर हम बात करें तो अगर हम पूरे भारत की बात करें, भारत के संदर्भ में से भारत की बात करें तो भारत के रूप में अगर बात करें तो भारत में विश्व की लगभग 18% जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? पूरे विश्व का 2.4%, पूरा 2.4% है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, इसका अनुमान अगर हम लगाए तो ऐसे कह सकते हैं कि 2.4% जो है वो एक रोटी है, 2.4% जो वो एक रोटी है, उस रोटी को 2.4% वाली रोटी को 18 भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है? 18 भागों में बांटना है। तो सबका पेट नहीं भरेगा, सबका पेट नहीं भरेगा। इसके पीछे रीजन ये रहता है कि अगर 18 की जगह 9 लोग होते, 9 की जगह अगर 4 लोग होते, है ना, 4 लोग होते तो आधा आधा के हिसाब से उसको 50% वो चीज मिल जाती है। लेकिन अब वो 18 भागों में उनको क्या करना पड़ता है? विभाजित करना। कहने का तात्पर्य है कि संसाधन हमारे पास इतने हैं और जनसंख्या हमारे पास इतनी है, तो निश्चित रूप से अधिक जनसंख्या जो संसाधनों पर क्या करता है? भार करता है। जब भार करता है तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। इसलिए जनसंख्या भूगोल में अध्ययन करवाया जाता है कि जनसंख्या में नियंत्रण किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति को संसाधनों की क्या हो जाए? उपलब्धता हो जाए। तो अधिक जनसंख्या होने से कई प्रकार की क्या है? समस्याएं उत्पन्न हुई है। उन समस्याओं के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं कि कौन कौन सी समस्याएं जो है वो इन जनसंख्या वृद्धि से। इसमें कुछ जो समस्याएं हैं उसमें जो पहली है उसके अंदर क्या आता है कि अत्यंत तीव्र गति से, अत्यंत तीव्र व भयावह वृद्धि मानव के इतिहास को अगर हम बात करें तो उसके 99% से जितनी वृद्धि नहीं हुई, 1% यानी कि पिछले 300 सालों में 300 से लेकर 350
वो अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ने को स्वरूप सामने आ रहा है। तो ये अत्यधिक तीव्र गति से जब जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधन तो उतने ही है, जब संसाधन उतने हैं तो संसाधनों का अधिक भार बढ़ने से विभिन्न प्रकार की क्या उत्पन्न होगी, समस्याएं उत्पन्न होगी। एक अनुमान के अनुसार अगर हम बात करें तो 2040 के अंदर पूरे विश्व की लगभग जो जनसंख्या है वो 1400 करोड़ हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1400 करोड़। पिछले हमने अनुमान लगाया था कि 2013 में पूरे विश्व की जो जनसंख्या थी वो 714 करोड़ है। कितने करोड़ है? 714 करोड़ जनसंख्या जो है वो इसके अंतर्गत आती है। अगर हम बात करें कि आने वाले 27 सालों में, इस आंकड़ों के हिसाब से देखें तो आने वाले 27 सालों में, और अगर 2020 की बात करें तो पूरे विश्व की जनसंख्या जो है वो 740 करोड़ के करीब होगी। तो आने वाले 27 सालों में ये जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी, यानी 1400 करोड़ जनसंख्या होने का अनुमान माना जाता है। तो ये तीव्र गति से जो समस्याएं पैदा हो रही है, तीव्र गति से जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है इन पिछले सालों में, उसके पीछे की समस्या क्या है कि संसाधनों में भार बढ़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को उतना संसाधन प्राप्त नहीं हो सकेगा जितने के लिए उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, तो उससे विभिन्न प्रकार की अन्य समस्याएं भी क्या होंगी? उत्पन्न होंगी। दूसरी अगर हम बात करें समस्या की तो सीमित संसाधन। क्या है? सीमित संसाधन। अभी मैं बताया जनसंख्या भूगोल में एक विद्वान है माल्थस, तो माल्थस ने ये कहा कि संसाधन और जनसंख्या में जो स्वरूप पाया जाता है वो विपरीत स्वरूप पाया जाता है। कैसे? जैसे संसाधन है वो क्रमिक स्वरूप के अंतर्गत पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। और जो जनसंख्या है उसका गुणोत्तर भी वृद्धि होती है। गुणोत्तर का मतलब गया जैसे 2 4 16 64 128 इस तरीके से वृद्धि होती है। तो यहाँ तक जैसे संसाधन वो है वो 2 पर 4 का प्रभाव पड़े, 50% उनको संसाधन प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर 5 ही संसाधन उसमें 128 लोगों को संसाधन की आपूर्ति करनी पड़ेगी, तो निश्चित रूप से जो हमारे पास संसाधन है वो क्या है? सीमित है। वो संसाधन क्या है? सीमित संसाधन है। तो सीमित संसाधन होंगे और जनसंख्या बढ़ेगी तो उन संसाधनों पर भार बढ़ेगा तो प्रत्येक व्यक्ति को उतना संसाधन प्राप्त नहीं होगा। ना प्राप्त होने से कई प्रकार की बीमारियां हैं, ठीक है ना, कई प्रकार की समस्याएं हैं, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक दुष्परिणाम इसके सामने आते रहते हैं। इसलिए सीमित संसाधन होने के कारण जनसंख्या वृद्धि होने से संसाधनों पर क्या बढ़ता है? भार बढ़ता है। और भार बढ़ने से कई प्रकार की समस्या जैसे महंगाई है, ठीक है ना, आपके सामाजिक अपराध है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है कि ये वस्तु मेरे पास होनी चाहिए। तो इन सभी चीजों की विभिन्न प्रकार की क्या हो जाएंगी? समस्याएं आएंगी। दूसरी बात यह है वितरण का संकेंद्रण। वितरण का संकेंद्रण का तात्पर्य यह माना जाता है कि पूरे विश्व के अंतर्गत, पूरे विश्व में 70% भूभाग माना जाता है कि पूरे विश्व के जनसंख्या के वितरण का अगर संकेंद्रण माने तो लगभग पूरी भूमि के 1/3 भाग पर पूरे विश्व की 90% जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। इस संकेंद्रण से तात्पर्य यह है कि इस भूमि के जो संसाधन है उस पर भार क्या पड़ेगा? ज्यादा पड़ेगा। उस पर भार क्या पड़ेगा? ज्यादा पड़ेगा। दूसरी बात यह रहती है कि जनसंख्या के भार के कारण अगर देखें तो जहां जनसंख्या का भार ज्यादा होगा, संसाधनों पर भार ज्यादा पड़ेगा, उस क्षेत्र के लोगों का जो जीवन स्तर है वो नीचा होगा। अगर हम बात करें एशिया और अफ्रीका के देशों की, ठीक है ना, तो एशिया और अफ्रीका के अधिकतम देश जो है उनका जीवन स्तर क्या है? नीचा पाया जाता है। जैसे एशिया में चीन का है, भारत का है, नेपाल का है, भूटान का है, श्रीलंका का है, मालदीव का है, उसी प्रकार अफ्रीका के जाम्बिया का है, अंगोला का है, आपके सूडान का है, ठीक है ना, जिम्बाब्वे का है। इन क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर क्या है? नीचा है। क्यों है? क्योंकि जनसंख्या पर संसाधनों का क्या पड़ता है? भार पड़ता है। हालांकि अफ्रीका में जो जनसंख्या के जीवन स्तर का नीचा स्तर है उसमें उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है, और जनसंख्या क्षेत्र बहुत बड़ा है, जनसंख्या कम है, लेकिन जिन क्षेत्रों में निवास करिए वहां पर ज्यादा विकास न होने के कारण उनका जीवन स्तर नीचा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसी
जनसंख्या की वृद्धि की, तो जनसंख्या वृद्धि की अगर बात करें तो एशिया के, यूरोप में और एशिया की अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप में अधिकतम देश ऐसे हैं जिनका जीवन स्तर क्या है, नीचा है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या का अधिकतम जमाव जो है वो क्षेत्रों में ही पाया जाता है। लगभग 1/3 हिस्से में 90% जनसंख्या निवास करती है। कहने का तात्पर्य है कि लगभग 10% भूमि पर 90% जनसंख्या निवास करती है। दूसरी इसकी बात करें बिना बसे भूभाग, कौन से? बिना बसे भूभागों में निराशा। कहने का तात्पर्य है कि पूरी पृथ्वी पर लगभग 70% हिस्सा निर्जल है, बंजर है, अनुपयोगी है, ठीक है ना। इसका जैसे पहाड़ी है, दुर्गम स्थान है ना, वनी क्षेत्र है। तो 70% हिस्सा ऐसा है जो मानव के बसाव के लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है ना। मानव का वहां विकास नहीं किया जा सकता, बसाव नहीं किया जा सकता, तो ये भी एक समस्या हमारे सामने आती है। नहीं तो उन क्षेत्रों का विकास करके और जनसंख्या के जो अधिकतम भूभाग वाले क्षेत्र है वहां से जनसंख्या को पलायन करवाया जा सकता है। तो ये भी एक समस्या आती है कि जब इस धरती का लगभग बहुत बड़ा हिस्सा, 3/4 हिस्सा जो है वो ऐसा हिस्सा है जो मानव के लिए उपयोगी नहीं माना जाता। नेक्स्ट जो हमारे है वो है प्राकृतिक एवं नेक्स्ट जो है प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्राकृतिक और मानवीय स्वरूप आता है। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत से ऐसे संसाधन है प्राकृतिक रूप में जहां मानव की पहुंच या मानव की पहुंच नहीं हो सकती है, और मानव की पहुंच नहीं होने से वो वहां के भौतिक संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाता। और जब मानवीय भौतिक संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाता तो मानव जो है वो अपना विकास नहीं कर पाता, और विकास न करने के कारण दरिद्रता है, भूखमरी है ना, ये चीजें सामने देखने को मिलती है। इतना नीचे गिर जाता है तो इस कारण क्या होता है कि मानवीय प्रतिबंध हो गए कि उन संसाधनों का मानव उपयोग नहीं कर सकता। प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं कि ऐसे दुर्गम क्षेत्रों पर उन संसाधनों का जमाव है जहां से मानव उनका उपयोग नहीं करता। अब मानव उपयोग नहीं कर पाता तो ये एक प्रतिबंध हो गया एक तरह से। दूसरी बात है कि मानव जो है संसाधनों का उपयोग नहीं करेगा तो निश्चित रूप से उसमें दरिद्रता और भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। उनका स्तर, जीवन स्तर जो है वो नीचे गिर जाएगा। महामारियों से लड़ने की उनकी क्षमता जो है वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, ठीक है ना। और जनसंख्या धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ह्रास होने लगेगा। जनसंख्या की क्या आने लगेगी, कमी आने लगेगी। तो ये कुछ क्या है जनसंख्या के संबंध में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उन समस्याओं के बारे में हमने थोड़ा सा जिक्र किया। अब हम जनसंख्या की इन समस्याओं के लिए जो हमारे पास समस्याएं हैं उनके लिए कुछ समाधान भी दिए गए हैं। जनसंख्या को क्या दिए गए, समाधान भी दिए गए हैं कि जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोका जा सकता है। तो जनसंख्या वृद्धि के रोकने और उसके बाद में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जननांकिकीय संक्रमण, ठीक है ना। जननांकिकीय संक्रमण जो रहेगा उसमें हम जो पढ़ेंगे जनसंख्या का संक्रमण, जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या जाती है उसमें क्या बदलाव आता है, ठीक है ना। उसका अध्ययन जो है वो